नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आज मेरे साथ जुड़ रही हैं बहुत ही ख़ास मेहमान। मेरे साथ हैं देवीना मेहरा जी, फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर, फाउंडर। 30 साल हो गए जब इन्होंने समझा कि भारत में पूँजी बाज़ार का मौसम बदलने वाला है और उसके बाद फिर उन्होंने एक नई शुरुआत की, सिटी बैंक की अच्छी खासी नौकरी छोड़ कर के इन्होंने बीएसई का टिकट खरीद लिया और वहाँ से शुरुआत हुई फर्स्ट ग्लोबल की। तो एक अच्छा खासा समय गुज़रा है, बाज़ार को आपने देखा है हर उतार-चढ़ाव को। तो जैसे आपने 30 साल पहले समझा था कि बाज़ार का मौसम बदलने वाला है, वो तो एक लॉन्ग टर्म कॉल थी। लेकिन कल जिस तरह से बाज़ार में गिरावट आई है, क्या शॉर्ट टर्म के लिए ही सही बाज़ार का मौसम बदला है? शुक्रिया राजीव और इंट्रोडक्शन के लिए और जहाँ तक बाज़ार का सवाल है, देखिए आपको मैं कभी ट्रेडिंग का तो कॉल देती नहीं हूँ कि आपको 2 हफ्ते में क्या करना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म देखें, जैसे 1 वर्ष का नज़रिया देखें या उस तरह का देखें, तो बाज़ार में कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं नज़र आता। थोड़ा बहुत 2-3 महीने हो सकता है, कुछ गिरावट हो, साइडवेज़ हो। मैं जहाँ तक अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस पीएमएस की बात करूँ, तो हम लोगों ने कुछ समय पहले लगभग आधे पोर्टफोलियो के लिए हेजेस खरीद लिए थे कि अगर बीच में कुछ करेक्शन आती है उसके लिए। लेकिन ओवरऑल कोई बड़े क्रैश का खतरा नहीं नज़र आता और उसके पीछे एक कारण ये है कि हम लोग सब जो आपने लंबे समय की बात की कि इस बाज़ार में आते हैं ये सोचकर कि शेयर बाज़ार से या इक्विटी से हमको 15-16% टाइप का रिटर्न मिलेगा। तभी फिक्स्ड डिपॉज़िट छोड़ के यहाँ आने का फ़ायदा है और यही लंबे समय तक रिटर्न मिला भी है। अगर आप देखें 1980 के लगभग जब सेंसेक्स शुरू हुआ तब से लेके इसी तरह का कंपाउंडिंग रहा। लेकिन जो चीज़ लोग अक्सर नहीं जानते हैं या नहीं समझते हैं कि ये बहुत ही हर वर्ष ही नहीं, हर दशक भी ये रिटर्न बहुत अलग-अलग रहा है। तो अगर आपने 1980 में ₹100 डाला होता तो 10 साल में वो 700 हो जाता। लेकिन 2010 में अगर आपने ₹100 डाला होता तो वो 2020 तक खाली 230 होता। जबकि आपको फिक्स्ड डिपॉज़िट से 190 ऐसा मिल जाता। तो वो एक पूरा दशक गुज़रा जब बाज़ार से जो आपको रिटर्न आप सोचते थे कि मिलना चाहिए और जो इतिहास में मिला भी था वो आपको नहीं मिला। तो जब वो हो जाता है ना तब बाज़ार के चलने के लिए एक तरह से जगह बन जाती है। और दूसरी तरह से देखें तो जब बाज़ार गिरने का खतरा तब होता है जब वो रिटर्न बहुत ज़्यादा रहा हो पिछले 3, 4, 5 साल में। वो हुआ नहीं क्योंकि एक तो पूरा दशक इतना कम में गुज़रा, उसके बाद 2020 से कुछ बेहतर तो हुआ लेकिन बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय इस तरह के उतार-चढ़ाव हुए कि 2020 से अब तक भी कोई बहुत वो ट्रेंड लाइन के ऊपर वाला रिटर्न नहीं आया। तो क्रैश का खतरा तब होता है जब आप वो अपना इतिहास वाली जो लाइन है उससे बहुत ऊपर हो। तो जहाँ तक लार्ज कैप्स वग़ैरह का सवाल है, आई मीन सेक्टर बाय सेक्टर हमारा व्यू अलग-अलग है, लेकिन अगर आप पूरे लार्ज कैप को देखें तो उसमें बहुत बड़ा क्रैश का खतरा नहीं लगता है, सिवाय जो मतलब जिस सेक्टर जो हम लोग को बहुत पसंद नहीं है, वो इंडेक्स में बड़ा वेट है बैंकिंग, उसकी बात अलग से करेंगे। लेकिन उसके अलावा आपको जहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है, वो सारी जगहें हैं बाज़ार में जहाँ अभी पिछले कुछ महीनों में एक तरह से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी भी आई है और लोग भी उस तरफ एकदम भागे हैं, वो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और आईपीओ इस तरह की चीज़ों में आप सावधान रहें। जो कोर बाज़ार है, वहाँ बड़ा खतरा नहीं नज़र आता और एक चीज़ और भी मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूँगी कि बाज़ार में एक खतरा तो हम लोग सबको समझ में आता है कि अगर हम बाज़ार में रहेंगे, तो वहाँ पर कुछ घाटा हो सकता है, वहाँ एक लॉस का खतरा है। लेकिन एक और खतरा होता है, वो होता है कि आप बाज़ार में नहीं हैं और वो ये होता है कि आपने जो भी सोचा, मैं ये कभी नहीं कहती कि आप 100% अपना निवेश इक्विटी में या शेयर बाज़ार में डायरेक्टली या म्यूचुअल फंड के थ्रू भी करें। लेकिन जो भी आप इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं, वो निवेशित रहना ही ज़्यादातर समय अच्छा होता है। कभी-कभी ऐसा ज़रूर आता है, जैसे कोविड के टाइम हम लोग को लगा था कि बहुत ही कुछ गड़बड़ होने वाली है और उस टाइम हम लोगों ने काफ़ी वो निवेश इक्विटी में कम कर दिया था और उसी के कारण और हेज खरीदे थे, ये सब किया था। तो वो जो ओ
मार्च 2020 में जो क्रैश आया था उसमें अधिकतर फंड और पीएमएस 35-40% गिरे थे। हमारा इंडियन ग्लोबल सब जगह 8-10% ही गिरा था हमारे पोर्टफोलियो। तो पर वो समय कभी-कभी आता है, अधिकतर समय होता ये है कि ये हम काफ़ी डेटा को देखते हैं, पुराने आंकड़ों को, इतिहास को, क्या हुआ और उसमें एक चीज़ उभर के आई कि आप अगर ₹100 40 साल मतलब 1980 से डालते हैं, अब तो 40 से थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो वो जो ₹100 जैसे अगर अगर 60,000 रुपए हो जाते अभी तक, अगर आप 10 सबसे अच्छे दिन बाज़ार के नहीं निवेशित रहते और 10 लगता है 40 साल में 10 दिन कौन-सी बड़ी बात है। लेकिन उतने में ही आपका 2 तिहाई रिटर्न निकल जाता है। अगर 30 दिन जो बेस्ट है मार्केट के सबसे अच्छे दिन आप नहीं निवेशित थे, तो आपका 90% रिटर्न चला जाता है। तो इसीलिए और ये सारे जो बहुत अच्छे दिन आते हैं ना, वो कभी भी तब नहीं आते जब सब लोग को लग रहा है कि सब अब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, जैसा कि अभी स्मॉल कैप में कुछ महीनों से लग रहा था। वो दिन तभी आते हैं जब डर का जी। माहौल है, लोग सोच रहे हैं निकल जाएँ या निवेशित रहें, तो वो उस लिहाज से भी निवेशित रहना ही बेहतर है, जो आपका इक्विटी एलोकेशन है उसके लिए। जी। तो जैसा देवना जी आपने कहा कि ठीक है, बाज़ार में थोड़ी गिरावट हो सकती है लेकिन कोई बड़े क्रैश का खतरा नहीं है। तो मतलब ये कि जो हमने अपनी चर्चा की हेडिंग में रखा है कि क्या बाज़ार पलट गया? तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि बाज़ार 2% गिरा है, वो भी इतना चढ़ने के बाद। बेशक जो हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन का आपने ज़िक्र किया, उसके बाद वो बड़ी तेज़ी आई, लेकिन फिर भी काफ़ी ब बढ़ा एक शॉर्ट पीरियड में और उसके बाद 2% की गिरावट आती है, उसमें लोग पूछ रहे हैं कि बाज़ार पलट गया। आपके मन में ये आ रहा होगा ना फिर? ये तो बात है और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगी कि कुछ लोग जैसे अगर आप उनसे थोड़े दिन पहले पूछते तो वो बोलेंगे कि हम इन्वेस्ट करेंगे जब करेक्शन आएगा। लेकिन जब करेक्शन आता है उसमें से बहुत कम लोग ही असल में निवेश करते हैं। तो अगर आप ये सोच के बैठे थे कि हाँ, तब निवेश करेंगे जब करेक्शन आएगा, तो जब करेक्शन आए तो निवेश करिए। नहीं, ये लेकिन दूसरी बात। लेकिन शायद उनकी आशा ये हो कि अभी ये करेक्शन और चलेगा तो फिर और नीचे के लेवल हाँ, मिलेंगे, बट अभी निफ्टी कोई भी मार्केट का बॉटम तो आप किसी के पास वो जादू की छड़ी नहीं है कि आपको मालूम रहेगा कि ये एग्ज़ैक्ट बॉटम है और उसको उसके पीछे भागने में आपका वही डर है जो मैंने आपको बोला कि आप अच्छे दिन मिस कर जाओ, वो ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो के लिए नुकसानदेह है। जी। तो अभी जो बाज़ार में हो रहा है अगर इसको समराइज़ करूँ, हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं ऑल टाइम हाई से, उसके आस-पास ही हैं। वहाँ पर जी। एक दिन पैनिक का आया और उसमें लोग घबरा रहे हैं, ये बात दिख रही है हमें। इस समय एक जो ठीक है कूल माइंडेड इन्वेस्टर है जो रोज़-रोज़ की पैनिक से ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है, उसके लिए सही रणनीति क्या रहेगी इस बाज़ार में? क्या उसे वेट करना है गिरावट का या जो एक अपना तरीका उसने इन्वेस्टमेंट का रखा है उसे चलाते रहे? उसमें जो अभी आपके पास अगर ऐसा पैसा है जो आपने इक्विटी के निवेश के लिए रखा हुआ है, तो एक साथ में नहीं तो आप 3 महीने में डिवाइड करके उसको 1 तिहाई, 1 तिहाई, 1 तिहाई निवेश कर सकते हैं। पर जैसा कि मैंने कहा कि हमारा तो ये मानना है कि ये अभी कोई बड़े क्रैश का खतरा तो नहीं है। थोड़ा बहुत जी, करेक्शन हो सकता है, साइडवेज़ हो सकता है, पर आपको सेक्टर, कंपनी थोड़ा ध्यान से सोच समझ के जी। तो खरीदनी है। वैसे में फिर लोगों के मन में ये भी रहेगा कि बहुत करेक्शन आया नहीं है, कोई डिसेंट कट नहीं मिला है, बाज़ार बहुत चला हुआ है, तो इस समय पैसा लगाएँ भी या ना लगाएँ? कहीं उनके मन में ये खतरा रहेगा कि अभी नहीं आ रहा है करेक्शन, लेकिन आगे बड़ा करेक्शन आ गया तो क्या करेंगे? देखिए, वो किसी को मालूम नहीं रहता कि बीच में थोड़ा-सा करेक्शन और आएगा या नहीं आएगा। जैसा मैंने कहा हमने अभी फ़िलहाल अपने जो पोर्टफ़ोलियो में है आधे को हेज किया हुआ है। लेकिन ऐसा भी नहीं लगा सी हेज में ये रहता है कि हेज का आपको पैसा तो देना पड़ता है। आप पुट खरीदेंगे तो उसका प्रीमियम देना पड़ेगा। लेकिन कम से कम अगर बाज़ार ऊपर होता है तो आप निवेशित तो हैं। अगर आप कैश में चले जाते हैं तो आप वो ऊपर वाला मूव ही मिस कर जाते हैं। तो वो जी, चूँकि हमको ऐसा नहीं लग रहा कि फंडामेंटली कोई रीज़न है और या इवन टेक्निकली कि बड़ा क्रैश आए, तो इसलिए निवेशित रहना ही बेहतर है। जैसा मैंने कहा आप थोड़ा-थोड़ा कर सकते हैं अगर एक साथ में नहीं करना।
लेकिन जैसे हम लोगों ने कुछ जी, जो मैं आपको बात कर रही थी कि करेक्शन का इंतज़ार लोग करते हैं, तो हमने जैसे जो हमारे पास कुछ पैसे आए थे, जो हम लोगों ने कुछ निवेश किए थे, कुछ रखे हुए थे, उसमें से कुछ आज निवेश कर रहे हैं क्योंकि करेक्शन आया है, तो फिर आपको करना चाहिए। जी। नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन लोगों के मन में रहता है कि अच्छा ये करेक्शन मतलब सफिशिएंट करेक्शन हो गया या अभी और होगा? मतलब वो एक लालच, नीचे खरीदने का मन है लेकिन यहाँ खरीद लें और नीचे मिल जाएगा ये और सस्ता मिल जाएगा, ये भाव रहता है लोगों के मन में। हाँ, तो मैंने कहा शुरुआत करिए, सारा का सारा नहीं डालिए अगर वो बात मन में है तो अ, जी, बट 1 लेकिन तिहाई तो डालिए, जी, कहीं शुरुआत तो करिए। जी। तो 2 चीज़ों को लेकर के आप हाल में सचेत करती रही हैं और अभी आपने ज़िक्र किया भी बैंकिंग सेक्टर का, कि बाज़ार में 1/3 हिस्सा तो इस सेक्टर का रहता है जो अ, से इंडिसेज़ में वेटेज है इसका उसके हिसाब से। अ, तो इसको कोई अवॉइड तो नहीं कर सकता है, लेकिन आपको ये सेक्टर इस समय अच्छा नहीं लग रहा था, पहले से आप कहती आ रही थी। कल जी। जिस तरह से बैंक सेक्टर टूटा है, तो क्या मतलब जो आपके अंदेशे थे वो सही हो गए? क्या जितना उसे नीचे आना चाहिए था उतना 1 दिन में हो गया? या अभी ये प्रोसेस कुछ समय तक और चलेगा, कुछ समय तक और बैंक्स जो हैं, वो अंडर परफ़ॉर्म करेंगे आपके बाज़ार को? हमारे सिस्टम्स तो यही दिखा रहे हैं कि अंडर परफॉर्म करेंगे और वैसे मैं आपको ये बात बता भी दूँ, ये कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैडम आपका तो ये तकिया कलाम है कि आई एम अ नर्वस इन्वेस्टर इन बैंक्स तो बैंक्स में हमेशा मैं डर-डर कर ही निवेश करती हूँ। क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है जो लेवरेज सेक्टर है जिसमें नेगेटिव सरप्राइजेज़ ही आते हैं। मतलब आप कि कुछ गड़बड़ हो गया यही खबर आएगी, कुछ अच्छा हो गया उसकी उसकी आशा कम रहती है। और बाहर बैठे हुए आपको मालूम नहीं चल सकता कि कब और कितना वो नेगेटिव सरप्राइज़ आएगा कि कुछ गड़बड़ हो गया। तो ये मतलब मैं बैंकर रही हूँ इसलिए एक तरह से अंदर का भी व्यू है, तो आपको बाहर बैठे कैसे मालूम चलेगा कि इस बैंक के लोन बुक में कुछ प्रॉब्लम है और ये सब तो ये मतलब सेक्टर डर-डर कर ही निवेश करने वाला है। दूसरी बात मैं आपको आपके दर्शकों को ये भी बता दूँ कि आप पिछले 4 साल देखिए 2020, 21, 22, 23 केवल 1 साल था 2022 जिसमें बैंक निफ्टी ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया और वही 1 साल था जब हम लोग मार्केट वेट टू ओवरवेट थे बैंकिंग में। उसके अलावा 2020 से जब हमारा अब 4 साल होने को आए हमारा पीएमएस शुरू हुआ, शुरू में तो हमने बहुत ही कम बैंक्स लिया था जो एक तरह से हम अपने को एक्सपोज़ कर रहे थे क्योंकि ऐसा आपने बोला इंडेक्स में बड़ा वेटेज है और आपके पास वेटेज नहीं है, तो अगर वो सेक्टर चलेगा तो आपका परफ़ॉर्मेंस अलग से नज़र आएगा। तो 2020 में अगर आप देखें तो बैंकिंग अकेला सेक्टर इंडेक्स था जो डाउन था साल के लिए। 2020 में बाकी तो बहुत बाज़ार में तेज़ी रही। 2021 में बाज़ार 22% ऊपर गया, बैंकिंग खाली 11% ऊपर गया। 2022 में खाली एक बार वो बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिया और फंडामेंटली भी उस समय थोड़ा-थोड़ा चेंज हो रहा था कि एनपीए का आपने प्रोविजंस कर लिया, क्रेडिट ग्रोथ अच्छी थी। दूसरी बात ये है कि जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो बैंकिंग मार्जिन शुरू में तो बढ़ते हैं क्योंकि आपका जो एसेट्स है, जो लोन्स हैं, वहाँ पर आप ब्याज दर बढ़ा देते हो, डिपॉज़िट वगैरह पे धीरे-धीरे बढ़ता है, तो वो कुछ समय के लिए आपका मार्जिन बड़ा होता है ज़्यादा होता है। पर वो एक एक समय था, उस समय वो रिटर्न भी मिल गया। अभी आज के दिन में जो हमारे पास बैंकिंग एक्सपोज़र है भी, उसमें भी पीएसयूज़ की तरफ ज़्यादा है। तो हम लोग का बहुत अंडरवेट है, ज़ीरो तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि इतना बड़ा वेट है। पर हम लोग काफ़ी अंडरवेट हैं और दूसरा जो है भी उसमें पीएसयूज़ ज़्यादा है और प्राइवेट सेक्टर बैंक कम है। तो अभी बाज़ार में और बहुत जगह है, तो बैंकिंग की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं महसूस है। जी। लेकिन आपकी एक रिपोर्ट मैं देख रहा हूँ, वैसे आप आजकल स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा बात नहीं करती हैं, लेकिन एचडीएफसी बैंक की एक रिपोर्ट, जून 1996 की ये रिपोर्ट है, हाल ही में आपने ट्विटर पे उसे शेयर भी किया था। तो जी। एक वो समय और एक ये समय जिस समय आप खुद ही कहती हैं कि लोग आपको नर्वस इन्वेस्टर इन बैंकिंग कह रहे हैं। तो एक समय जब नहीं आपने एचडीएफसी को अर्ली आइडेंटिफाई किया और एक समय ये जब आप अपने आप को बैंक में नर्वस इन्वेस्टर कह रही हैं। हाँ, पर एचडीएफसी बैंक बहुत तरह से एक्सेप्शन रहा क्योंकि
देखिए, एक तो वो एक समय था जब सारा का सारा मार्केट शेयर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास था, तो ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक अच्छा आ रहा था, जिसका ब्रांड नेम भी कुछ हद तक लोगों को मालूम था एचडीएफसी के कारण। तो उसमें मतलब कई चीज़ें आप कह सकते थे कि इस तरह से ग्रोथ होगी। और दूसरा मैं कहती हूँ कि बहुत सारी हमारी जो यानी-मानी कॉल्स हैं, वो खाली नंबर्स के बेसिस पे थी। एचडीएफसी बैंक मैं कहूँगी उसमें प्लस-प्लस था, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में ज़्यादातर लोग आदित्यपुरी ऑनवर्ड्स सब सिटी बैंक के बहुत लोग थे। तो वो लोग जाने समझे थे, और बैंकिंग में जैसे मैंने कहा रिस्क बड़ा होता है, तो अल्टीमेटली आप लोगों पर बेट लेते हैं कि ये रिस्क मैनेज ठीक से कर सकेंगे कि नहीं। और वो बेट मैंने लिया था, क्योंकि मैं उन जो रिस्क मैनेज कर रहे थे उन लोगों को मैं अच्छी तरह जानती थी। तो एक तरह से कहें तो मुझे था कि ये सेफ हैंड्स हैं, ये लोग कुछ उल्टा-सीधा नहीं करने वाले हैं। तो वो एक कॉल का एक जो अ रिपोर्ट में लिखा नहीं हुआ है, पर वो एक बड़ा फैक्टर था। तो वो चीज़ तो है, और एचडीएफसी बैंक ऑफ कोर्स हैज़ बीन एन एक्सेप्शन कि आप मैं एक चीज़ और राजीव आपको बताऊँ कि आप कोई भी किसी भी कंपनी का कोई भी रिसर्च रिपोर्ट ले लें, तो उसमें क्या होता है, अर्निंग्स ग्रोथ दिखाते हैं हर साल, कि इतना ग्रो करेगा, उसके बाद टर्मिनल वैल्यू अगर वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यू निकाल रहे हैं या टारगेट प्राइस निकाल रहे हैं, तो वो उसके बाद भी कहेंगे कि कंपनी ग्रो करती जाएगी। लगभग हर कंपनी का हर साल ग्रोथ ही होता है। हमने कहा देखें तो सही, अब 4000 कंपनीज़ हैं भारतीय बाज़ारों में, कितनी कंपनीज़ ग्रोथ मतलब ग्रोथ जस्ट कि ज़ीरो से ज़्यादा ग्रोथ हर साल दिखाएँ। तो वो वाला अगर आप वो एनालिसिस करें, तो आप गेस करिए कि 4000 में से कितनी कंपनीज़ हैं जिन्होंने केवल 10 साल, बहुत लंबा समय भी नहीं, 10 साल ही हर साल कुछ अर्निंग ग्रोथ दिखाया है कि नेट प्रॉफिट ऊपर गया है। अब बताइए कितनी कंपनी होंगी 4000 में से?